हेलो गाइस, वेलकम टू एसकेपी लर्निंग। तो फ्रेंड, आज मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्रवक्ता परीक्षा 2015 का था उसका व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आ रहा है कि यूनियन बजट 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर यानी सेस को निम्नलिखित में से किसके साथ सहिता सहित किया गया। ए ऑप्शन है नियम कर, बी है सेवा कर, सी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क और डी है पेट्रोलियम उत्पाद शुल्क। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका जो है सर्विस टैक्स में। सर्विस टैक्स में सेस जोड़ा गया यानी केंद्रीय बजट जो 2016-17 में प्रस्तावित किसान कल्याण उपकर को सेवा कर के साथ सहित किया गया। उपकर क्या होता है? किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगाए जाते हैं। किसान कल्याण उपकर सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% की दर से लगाया जाएगा। इससे प्राप्त हुई धनराशि का उपयोग कृषि सुधार और कृषि कल्याण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए किया जाएगा। इस प्रकार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सेवा कर में क्या लगेगा? सेस लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में छठी भारत में छठी आर्थिक जनगणना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 2009 टू 10, 2010 टू 11, 2000, सी ऑप्शन है 2012 टू 13 और डी आंसर है 2013 टू 14। तो इसका फ्रेंड जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2013 से 14 तक भारत में जो छठी जनगणना था वह लगाया गया भारत सरकार के सांख्यिकी और क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा। देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में छठी आर्थिक गणना जनवरी जनवरी 2013 से अप्रैल 2014 के दौरान की गई। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिएगा, 88वें ऑस्कर 2016 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। ए स्पॉटलाइट, बी रूम को, सी दी बिग शॉट को और डी रेवेंट को। तो फ्रेंड इसमें जो है स्टार लग गया था क्योंकि इस ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दिया गया। तो ऑस्कर फिल्म पुरस्कार के बारे में जिक्र कर लिया जाएगा तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में स्टार लगा लीजिएगा। ऑस्कर फिल्म जो होता है उद्योग क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार है जिसे एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस AMPAS द्वारा 24 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बॉन्ग को दिया गया। 2020 का पुरस्कार अगर पूछा जाए तो बॉन्ग को दिया गया। तो बॉन्ग द्वारा निर्देशित बॉन्ग जून द्वारा निर्देशित पैरासाइट को प्रदान किया गया। वर्ष 2020 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जोआकिन फिनिक्स तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेलवेगर को प्रदान किया गया। तो इस ऑप्शन में वो नहीं है, इस वजह से इसमें स्टार लग जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये पूरी भाषण था इसका। देखिएगा आगे, भारत के रेल बजट 2016 में घोषित की गई पूरी तरह से थर्ड एसी नई ट्रेन का क्या नाम था? ए अंत्योदय ट्रेन थी, बी हमसफ़र ट्रेन थी, सी उदय ट्रेन थी और डी तेजस ट्रेन थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये इसका फ्रेंड जो राइट आंसर हो जाएगा हमसफ़र हो जाएगा। हमसफ़र जो था थर्ड एसी की पूरी ट्रेनें हैं जो आपके तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा 2016 और 17 के लिए घोषित रेल बजट में पूरी तरह से यह कार्य जो है थर्ड एसी है। और ये कार में जो है ट्रेन में जैसे जैसे सीट कम बचेगी किराया बढ़ता जाएगा। और ये ट्रेन जो चलती है वो मेनली गोरखपुर से कहाँ चलेगी? अनंत विहार गाजियाबाद। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस देश की संसद विश्व की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संसद हो गई है? ए बांग्लादेश, बी चीन, सी जर्मनी और डी पाकिस्तान।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहली इमारत बन गई है। इस्लामाबाद स्थित संसद भवन में चीन के सहयोग से सोलर पैनल का काम पूरा किया गया। पाकिस्तान के संसद का सौर ऊर्जा 80 मेगावाट की बिजली पैदा करेगा। संसद के लिए 62 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है। शेष 18 वाट बिजली राष्ट्रीय ग्रिड्स को दे दी जाएगी। इजराइल की संसद नेसेट भी आंतरिक रूप से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। यानी ये क्या है, पूर्णतः सोलर सिस्टम बेस्ड संसद है, यानी पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन सोलर सिस्टम एनर्जी। नेक्स्ट देखिएगा, 13वें दक्षिण एशियाई खेल सहायक जिसको नाम दिया गया 2019 का आयोजन स्थल प्रस्तावित है। कहाँ पे है? ए काठमांडू, बी दिल्ली, सी लाहौर और डी नेपथीड़ा म्यांमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड म्यांमार होगा। व्याख्या देखते हैं, सॉरी काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू नेपाल। वर्ष 2019 में 13वें एशियाई खेल का आयोजन काठमांडू नेपाल में किया गया। इस खेल में दक्षेश के यानी सार्क के सभी सदस्य शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन 1984 में काठमांडू नेपाल में किया गया था और 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2021 जो अब होने वाला है वह पाकिस्तान में संपन्न होगा। तो इस प्रकार जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड काठमांडू। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से आम की किस प्रजाति को भारत से निर्यात हेतु सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है? ए लंगड़ा, बी चौथा, सी अल्फासो और डी फजली। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फासो। अल्फासो भारत की सबसे खास किस्म आम है। इसके अन्य नाम हापुस महाराष्ट्र में, आपूस कर्नाटक में। अल्फासो आम का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस फसल से तेल तथा रेशे दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? ए सनई, बी सरसों, सी जूट और डी अलसी। तो फ्रेंड यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अलसी के बीज से तेल और रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में निकाला जाता है। देख लेते हैं व्याख्या। भारत में प्रमुख तिलहनी फसलों में सरसों है, अलसी है, सोयाबीन, मूंगफली है। अलसी या तीसी ऐसी तिलहनी फसल है जिसे प्रचुर मात्रा में तेल और रेशा प्राप्त किया जाता है। सनई व जूट भी रेशेदार पौधे हैं लेकिन इनसे तेल नहीं प्राप्त किया जाता है। जूट और सनई भी क्या है, रेशेदार पौधे तो हैं लेकिन इससे तेल नहीं प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से फसलों के निम्नलिखित में से कौन सा युग भारत के कुल दलहन उत्पादन का 75% उत्पादन करता है? चना मूंग, बी चना अरहर, सी अरहर मूंग और डी मंसूर चना। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड? मंसूर और चना हो जाएगा। मंसूर व चना। भारत विश्व का सर्वाधिक दलहन यानी दालें उत्पादन करने वाला और उपभोक्ता यानी प्रोड्यूसर भी क्या है? भारत है। सबसे बड़ा किसका? दालों का, पल्स का। और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर भी है। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, कंजप्शन भी ज़्यादा है हमारे देश में। दालें रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसल चक्रों में उत्पादित की जाती हैं। यानी जो दालों की खेती है वह कोई एक सीजन पर आधारित नहीं है। ये रबी की फसल यानी अक्टूबर नवंबर में भी, और खरीफ की फसल मार्च अप्रैल में भी, और जायद जोता बीज की जो फसल होती है, तीनों ही फसल में उत्पादित होती है। भारत में कुल दलहन उत्पादन का 75% चना व अरहर, चना और अरहर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चना और अरहर का उत्पादन इसके अतिरिक्त प्रमुख दालों में मूंग, मटर, उड़द व लोबिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना और अरहर फ्रेंड। नेक्स्ट देखिएगा, ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया भारत और जापान ने, बी भारत और अमेरिका ने, सी भारत और रूस ने और डी भारत और बांग्लादेश ने। तो ब्रह्मोस की जो टेक्नोलॉजी हम लोग शेयर कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं? वो हम लोग कर रहे हैं भारत और रूस मिलकर कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के अंतर्गत किया गया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर है। तो ये भारत और रूस की क्या है? एक कंबाइंड
प्लान है। तो नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए गाजर, विटामिन ई ताड़ का तेल, विटामिन डी काढ़ यकृत का तेल, विटामिन बी धान की भूसी। तो इसमें पूछा जा रहा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो विटामिन बी जो है ये धान की भूसी में नहीं पाया जाता। विटामिन ए गाजर में होता है, विटामिन ई ताड़ का तेल में होता है, विटामिन डी काढ़ यकृत तेल में होता है, और विटामिन बी दूध में होता है, ईस्ट में होता है, मांस सब्जी में होता है। जबकि धान की भूसी की बात कर ली जाए, अगर इसकी बात कर ली जाए तो ये विटामिन ई होता है। धान की भूसी में मेनली विटामिन ई होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कीट बच्ची पौधे जिस मृदा में उगते हैं उन्हें अल्पत्ता होती है, यानी ऐसे पौधे जो पक्षियों को निगल लेते हैं उनमें किस चीज़ की कमी कारण ऐसा होता है? ए नाइट्रोजन, बी मैग्नीशियम, सी कैल्शियम, डी पोटेशियम। तो नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसे पौधे पक्षियों को अपना भोजन बना लेते हैं। कीट पक्षी पौधे मांसाहारी पादप कहे जाते हैं। ये पौधे ऐसे भूमि पर उगते जहाँ नाइट्रेट का अभाव होता है, अथवा ये पौधे भूमि से नाइट्रोजन प्राप्त करने में क्या होते हैं? असफल होते हैं, असमर्थ होते हैं। इसलिए कीट भक्षी पौधे नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। मेघालय में पाया जाने वाला घटपाणी एक कीट भक्षी पौधा है। क्या नाम है? घटपाणी। इंग्लिश में निफेंथिस कहा जाता है, इसको निफेंथिस कहा जाता है, जो मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अणु का एक प्रकार है? ए ग्लाइकोजन, बी स्टार्च, सी कीरेटिन और डी कोलेस्टेरॉल। तो क्या हो जाएगा? कीरेटिन। यहाँ कीरेटिन है, नॉट कैरोटीन। कीरेटिन एक प्रोटीन है, यह एक साधारण प्रोटीन का प्रकार है। इस तरह के प्रोटीन जलीय अपघटन में केवल अमीनो अम्ल ही देते हैं। उदाहरण के तौर पर ग्लोबुलिन अंडे में एब्ल्यूमिन एवं बालों की कीरेटिन साधारण प्रोटीन के प्रकार हैं। इसीलिए ये बालों को लोग अंडे लगाते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोटीन है। चलिए, ये मैथ का एक सवाल है। यदि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन देख लीजिएगा, 2 होगा, जो है डी ऑप्शन होगा। इसको आप हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मैथ से संबंधित है। यदि 7 आदमी और 5 लड़के 168 हेक्टेयर फसल 18 दिनों में काट लेते हैं, तो 15 आदमी और 5 लड़के 700 हेक्टेयर फसल कितने दिन में काट पाएंगे? जबकि एक आदमी एक लड़के से 3 गुना अधिक काम लेता है। तो ऑप्शन इसका जो हो जाएगा फ्रेंड, 39 दिन हो जाएगा। चलिए, यदि व्यंजक 8x³ - 36x² प्लस 56x - 33 का एक पूर्ण घन है तो x का मान होगा। तो इसका ऑप्शन 6 हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा माना? ए वेलेजली, बी डलहौजी, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का ऐसा मानना था, ये 1828 से 1833 के बीच भारत का गवर्नर जनरल था, और इसके पूर्व भी वह मद्रास का गवर्नर जनरल रह चुका था। इसने भारत में हो रही जो ईसाई मिशनरियों के क्रियाकलापों को आत्मघाती और शांति के लिए खतरा बताया। इसके समय में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम अगर बात किया जाए तो सती प्रथा पर इन्होंने क्या लगा दिया था? बैन लगा दिया था। यानी सती प्रथा को 1829 में क्या किया गया था? बैन कर दिया गया था। ठगी प्रथा का भी अंत इन्होंने कर दिया था। ठगी प्रथा को कब बैन किया इन्होंने? तो 1830 में।
नरबली की प्रथा की भी समाप्ति कर दी। इनके अतिरिक्त कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1935 में हुई और सरकारी सेवा में भेदभाव की समाप्ति तथा मंडल आयुक्त पद का सृजन इनके द्वारा किया गया। मंडल आयुक्त जो कमिश्नर होते हैं, मंडल आयुक्त जो होते हैं कमिश्नर का पद होता है, यह इनके द्वारा ही सृजित किया गया है। तो बहुत अच्छे गवर्नर जनरल थे और इनको मद्रास के साथ साथ भारत का भी गवर्नर जनरल कहा गया था। और ये ईसाई मिशनरियों और उनके क्रियाकलापों को इसलिए आत्मघाती कहते थे क्योंकि किसी धर्म को लागू करना उस देश विशेष में जहाँ पे उस धर्म की जड़ें ना मौजूद हों, तो ऐसे में विद्रोह होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी को मद्देनज़र रख के लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 से 1833 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने इसको ऐसी बातें अपने बताया। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय। भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष थे ए बैथ्यून, बी थॉमस, जेम्स थॉमसन, सी डब्ल्यू हंटर और डी थॉमस रेलिंग। तो 1902 में जब भारतीय विश्वविद्यालय की नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष थॉमस रेलिंग थे। कार्यकाल किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का था। ये भी पूछ लिया जाएगा। तो देखो फ्रेंड, 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतर शिक्षा एवं विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। शिमला में प्रस्तावित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। शिमला प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा की जांच पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट देना तथा रैले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड, थॉमस रेलिंग इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए? तो ये सभी तीनों लंदन में ही आयोजित किए गए और ये जो चला हुआ 12 नवंबर 1930 से 31 से 32, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1930 वाला हुआ, 1931 वाला हुआ, 1932 वाला। और इन तीनों सम्मेलन में जो मेन बातें हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया, कि महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया। तो इसकी व्याख्या देख के रूप में हम देखेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। यहाँ तृतीय कर लीजिएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलनों का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया था। यानी कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल तो हुए, लेकिन उनके जो विषय थे उसको ब्रिटिश ने नहीं माना। इसी से विवश होकर सबनवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। ए 1913, बी 1912, सी 1911 और डी 1910। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1911। क्यों मनाया जाता है? तो दिल्ली दरबार जो है दिसंबर 1991 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हुआ तो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। कौन राजा थे ब्रिटेन में? जॉर्ज पंचम, और उनकी जो महारानी थी मेरी के भारत आने पर उनका स्वागत हेतु एक भव्य दरबार का आयोजन, जिसे दिल्ली दरबार नाम दिया गया। और यहीं पे एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया
इसी दिल्ली दरबार के में ही अवसर पर 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन के रद्द की घोषणा की गई तथा दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाने की घोषणा कर दी गई। तो यहाँ पे ये फैक्ट था जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित देशों के उत्तर से दक्षिण की अवस्थिति का यानी स्थिति का आप लोग बताइए। अर्जेंटीना है, बी मैक्सिको है, सी स्पेन है, डी मंगोलिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो उत्तर से दक्षिण तो मंगोलिया हो जाएंगे पहले, फिर स्पेन हो जाएगा, फिर मैक्सिको हो जाएगा और फिर जाके अर्जेंटीना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2015-16 में फलों के उत्पादन पर शीर्षक पे रहा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, कि पूछ रहा है कि फल उत्पादन में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष फल उत्पादक राज्य क्रमशः आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु है। चूँकि हमें आंध्र प्रदेश ऑप्शन में ना होने के कारण महाराष्ट्र क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फल उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान आंध्र प्रदेश का, चूँकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश ना दिए होने की वजह से इसमें हम लोग महाराष्ट्र लगाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक में है, पाखल मध्य प्रदेश में, सिकरी देवी हिमाचल प्रदेश में, दांची गांव जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें बताया जाना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा पाखल जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में पाखल नहीं है, बल्कि ये पाखल जो है तेलंगाना में है। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है। ए लक्षद्वीप, बी पुडुचेरी, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही है तो लक्षद्वीप। अगर राज्य की बात होगी तो क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने राज्य परिषद की स्थापना की है। 1988, बी 1990, सी 1992 और डी 1994। राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर 28 मई 1990 को की गई। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां, डी 74वां। तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दिया जो है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान करने हेतु किया गया। इस उद्देश्य के संशोधन में नया प्रस्ताव 9 जोड़ा गया जिसे पंचायत नाम दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत की 29 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के हेतु एलन सिंघवी कमेटी का गठन किया गया। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया। तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। मुफ्त कानूनी सहायता और समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है, और समान नागरिक संहिता। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाद में जोड़ा गया तो मुफ्त कानूनी सहायता, ये 39 का में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुई। 26 जनवरी 1950, बी 15 मार्च 1950, सी 6 अगस्त 1951 और डी 6 अगस्त 1952।
तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 अगस्त 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में किया गया। इस परिषद का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय योजना को बनाने के लिए दिशा निर्देश निर्देशित करना तथा उनका अनुमोदन करना। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में 50 पैसे का सिक्का किस सीमा तक भुगतान हेतु विधिक रूप से मान है। यानी 50 पैसा कितने रुपए तक मान है, तो ये 10 रुपए तक मान है। नेक्स्ट, और ये आखिरी क्वेश्चन बच रहा है इस वीडियो का कि उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस समय लागू किया गया। 1 मार्च 2016, 1 मार्च 2015, 1 मार्च 2014, 1 अगस्त 2015। तो 1 मार्च 2016 को खाद्य सुरक्षा कानून, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून 1 मार्च 2016 को पारित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 40.94 लाख अंत्योदय परिवार अर्थात 1.64 की आबादी को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया। खाद्य सुरक्षा से आच्छादित लाभार्थी को 5 किलो खाद्यान्न, जिसमें 3 किलो गेहूँ 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से, 2 किलो चावल 3 रुपये प्रति किलो हिसाब से प्रावधान किया गया। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।